टाइटैनिक शिप पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबोगरीब चीज नोटिस की। समंदर के बॉटम पर शिप का अगला हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में, और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 सालों तक समंदर के बॉटम में पड़े रहने पर लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज्यादा फर्क क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात, नाजरीन 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था, उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर की नजर हो गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मसरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप आरएमएस तारपेथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे उनकी जान भी नहीं बचती। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इन बयानात को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा फट गया। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराग छोड़ा था तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और ज्यादा संगीन होती गई। आखिरकार 73 ईयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो ये मेरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवालात जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गई थी उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछली कई दहाइयों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए जिन्होंने शिपलैग की लातादाद फोटोज कैप्चर की। ओशियानिक एक्सप्लोरर पीएच नाशिले ने 30 से ज्यादा मरतबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 300 फुट वाला सुराग एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ यादा स्क्वायर फीट बनता है और कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी टोटल 2.5 घंटे में भरा होगा और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फुट बड़ा सुराख नहीं था बल्कि सिर्फ 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था। और यह अकेली ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी काफी कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा जिसे बाउ कहते हैं वो इसके पिछले हिस्से यानी इस बंद से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। आरोविस ने टाइल्स भी थी जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंख नहीं देख सकती। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो।
मुख्तलिफ पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे तो किसी घर की साइज जितने बड़े इंजन है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है, वो इशारा जो ईरान की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले ईरान जब ओशन फ्लोर से आकर टकराया तो उसके निशानात आज तक यहाँ छपे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानात से जाहिर होता है कि ईरान जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशानात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान उस वक्त हैरत अंगेज तौर पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया, और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे रैक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि पावर सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी पे फ्लोट करते वक्त पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है कि पावर सेक्शन ईरान के मुकाबले में ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस इस पर डायरेक्टली अटैक कर रही थी। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा दिया गया, लेकिन एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। वो ये कि टाइटैनिक शिप 2 हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। जैसा कि आपने जाना कि शिप के 2 हिस्सों में टूटने की खबर आई विटनेस ने दी थी। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ये खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब पावर सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से ईरान सेक्शन का पूरा वेट पिवट पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था। यह सेंटर पॉइंट इतना ज्यादा वजन बर्दाश्त न कर सका और टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोनार स्कनी से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद साजो सामान दूर दूर तक ओशन फ्लोर पे बिखरा हुआ है। इसमें कॉफी कप्स, डिनर प्लेट्स, शैंडलियर्स, डेक बेंचेस और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 90% आइटम्स ईरान सेक्शन के हैं। टोटल 10,000 से भी ज्यादा आइटम्स इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर तो ये सेक्शन पानी के ऊपर ही पावर सेक्शन से अलग हो जाता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सेक्शन दूर तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये पावर सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गया। आज आरएमएस टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशन की इस गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। लेकिन जंग के कुछ सैंपल्स को निकाल कर जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि जंग बैक्टीरिया से रिलीज होने वाली ऑक्सीजन की वजह से लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी से इस पे जंग लगता जा रहा है, आने वाले चंद सालों में टाइटैनिक के सारे फ्लोर्स एक दूसरे पर गिर जाएंगे और फिर ये अपनी असली शक्ल हमेशा हमेशा के लिए खो देगी।